हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं यानी कि नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, तो पहले ये डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के पूछे जाते थे, लेकिन आज ये हेक्साडेसिमल और इनफैक्ट ऑक्टल यानी 8 वाले बेस सिस्टम के भी पूछे जाने लगे हैं। इन सब से जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अगर आपने मेरा कोर्स ऑलरेडी करा है तो आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं इतने बढ़िया से आपको यहाँ पे समझा दूंगा क्वेश्चंस कराते कराते कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के क्वेश्चंस कैसे करने। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और जो हमारा इंटरनेट वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उससे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ही, उनको भी हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सबके लिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, जिसमें सेक्शन वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है पेपर 1 के अलग अलग सेक्शंस की। इसका प्राइस बहुत कम कर दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा ना छूटे जिसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो भाई अभी आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है 2 दिन के लिए केवल 399 में अवेलेबल हो रही है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे ज़रूर से कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या जिन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि हम पैसे नहीं खर्चा करेंगे और फ्री में पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है भाई, ये आपकी अपनी मर्जी है। और इसके लिए मैं आपको फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन यहाँ सेक्शन वाइज नहीं, मिक्स्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। दिन में 2 बार आपको 10-10 क्वेश्चन के सेट मिलते हैं। नहीं ज्वाइन करा है, ऊपर QR कोड दिया है, स्कैन करके ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आप सबको पता है कि पूरी फ्री प्लेलिस्ट जो है मैंने पढ़ाई की ऑलरेडी यूट्यूब पे बना दी है और मेरा अगला एम है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लाइन से बना करके आप सबको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आईसीटी क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अलावा जो ऑफर चल रहा है वो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईसीटी के हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों के पसीने छूट सकते हैं। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी हुई है और ये कैलकुलेशन हमारे नंबर सिस्टम की नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की है। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होती है, मेरा अपना बनाया हुआ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी कन्वर्जन वगैरह नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। देखो, एक लंबा तरीका भी है। लंबा तरीका ये है कि आप इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में बदलो, इस वाले ऑक्टल नंबर को भी डेसिमल नंबर में बदलो और फिर इन दोनों को प्लस कर लो, तो भी आपको सही जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपको कोई भी दूसरा तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत सरल है। आपको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे आप 2 नंबरों को प्लस करते हो ना, बस वही करना है। तो कैसे आप प्लस करते हो, पहला नंबर है 124 ऑक्टल नंबर सिस्टम में या बेस 8 में और दूसरा नंबर भी बेस 8 में है 165। अब आप इन दोनों नंबरों को सिंपली प्लस करो। तो सबसे पहले आप 4 और 5 को प्लस करोगे, 9 आएगा, है ना, 9 आ गया। लेकिन आपको अगर पता हो, आपने मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो बेस सिस्टम 8 के अंदर 7 के ऊपर कोई दूसरा नंबर नहीं आता, 7 के बाद सीधा 10 आ जाता है ना। तो 9 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 के ऊपर 9 होता ही नहीं है। तो ये जो इनको टोटल करके नंबर आया है, आप उसको कन्वर्ट करो बेस 8 में और उसके लिए भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। देखो भाई, जो ऑक्टल नंबर का 7 होता है वो हमारे नंबर सिस्टम का भी 7 होता है, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 के बाद डायरेक्टली 10 आ जाता है क्योंकि उनके आगे 7 के आगे उनके पास कोई यूनिक चिन्ह नहीं होता। लेकिन जहां ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 आया है, हमारे नंबर सिस्टम में उसको हम 8 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में आगे 11 आ जाएगा और हमारे नंबर सिस्टम में वो 9 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हम गिनती कर रहे हैं ये अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं और इसीलिए 4 और 5 को जोड़ के हमारा 9 आ रहा है। बट ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह क्या आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह 11 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, एक आएगा और एक हासिल। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन कैलकुलेट करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9
और अगेन अब यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्टल में कैलकुलेशन हो रही है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो वही 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 1, 2 और 3 आया आंसर में। अब आपको पता है 7 और उसके ऊपर जो भी डिजिट होती हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सेम ही होती हैं, तो जो यहाँ कैलकुलेशन 3 आ रही है वो 3 ही आ जाएगी, क्योंकि 3 वाली जो डिजिट है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी होती है। तो कितना आ गया टोटल? 311, यानी आंसर होगा 4th 311। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आपने मेरे से आईसीटी पढ़ा है तो आपको पता होगा इसे करने का सरल तरीका क्या है। तो एक क्वेश्चन ऑक्टल नंबर सिस्टम से है और 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम की यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, बहुत सरल है भाई, कुछ नहीं करना है। जैसे आप अपने नंबर सिस्टम में 2 नंबरों को प्लस करते हो वैसे ही आपको उन्हें लिख देना है और प्लस करना। सबसे पहले जब आप इसको प्लस करेंगे, यहाँ है 4, यहाँ है 5, तो 4 और 5 को जोड़ने पे 9 आता है। बट आपको ये बात ध्यान देनी है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 डिजिट नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बहुत कॉमन सेंस के आधार पे। तो आप सबको पता है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है यानी बेस 8 का नंबर सिस्टम है, उसके बाद 7 तक ही यूनिट डिजिट उनके पास होती हैं और 7 के बाद उनका 10 आ जाता है, क्योंकि 8 या 9 है ना, ये 2 चिन्ह उनके पास नहीं होते, तो डायरेक्टली क्या होता है 7 के बाद 10 आ जाता है। लेकिन हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें 7 तक तो डिजिट सेम होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, वो हमारी भी उतनी ही होती हैं। लेकिन 7 के बाद हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में एक यूनिक डिजिट है जिसको हम 8 बोलते हैं। 8 के बाद हमारे नंबर सिस्टम में आता है 9, और उनके अब क्योंकि इनके 10 आ गया था तो अगला इनकी डिजिट 11 आती है। इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 9 होता है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 11 होता है। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपकी पूरी कैलकुलेशन आप वैसे ही करेंगे जैसे आप अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, बट जो रिजल्ट आएगा उसे ऑक्टल में इस फास्ट तरीके से कन्वर्ट करते चलेंगे। तो 5 और 4 मिला के होता है 9, लेकिन 9 की जगह हम लिखेंगे 11, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की या बेस 8 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 यहाँ आएगा, 1 हो जाएगा हासिल। अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 1 हो गया 5, 5 में 7 जोड़ते हैं तो आएगा 12, 7 5 12। अब हमें यहाँ 12 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करके 12 को लिखना है ना। तो यहाँ पे जो हमारा 10 होता है वो होता है ऑक्टल में 12, तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 12, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे नंबर सिस्टम में जो 12 होता है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है ना। तो ध्यान से समझते हैं कि हमारा 10 जो है वो है 12, हमारा 11 जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा 13, और हमारा जो 12 होगा वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा 14। तो हमारा जो 12 कैलकुलेशन यहाँ पे निकला कि 4 1 5, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 की जगह हम यहाँ लिखेंगे उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके 14, तो यहाँ आएगा 4 और 1 लग जाएगा हासिल, है ना। अब यहाँ पे 1 1 1 ये मिलके हो जाएगा 3। अब 3 जो डिजिट है वो हमारे नंबर सिस्टम में भी सेम ही वैल्यू रखती है और उनके नंबर सिस्टम में भी सेम ही वैल्यू रखती है। 7 या 7 से ऊपर जो भी डिजिट्स आ रही हैं वो हमारे नंबर सिस्टम उनके नंबर सिस्टम की बराबर ही है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 एंड 1, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी आसान भी है अगर आप इस क्वेश्चन को करें। दिसंबर 2023 का आईसीटी सेक्शन से क्वेश्चन है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच करना है कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो एक पैटर्न देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए होते हैं और आपको एक कॉमन सेंस लगाना होता है और ये अंदाजे से आपको करना रहेगा सवाल कि हाँ भाई कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कौन से प्रकार के काम को कर रहा होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कोई टिपिकल नाम नहीं है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक विशेषण लगा है या एडजेक्टिव लगा है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर के पहले एक एडजेक्टिव लगा करके
आप जो है एक नाम बना सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि आपको लिस्ट पढ़नी नहीं होती है, आपको वो नाम को पढ़ करके आइडिया लगाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए लिखा है आपके सामने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो एक्चुअली उसका क्या काम होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम कॉमन सेंसिकली आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे नाम दिए हैं, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंटरफेस इंजन एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ कुछ नाम हमें लग रहा है कि हम आसानी से मेकआउट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस का आपको मतलब पता है क्या है, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐसी व्यवस्था को हम डेटाबेस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी संस्था में सारे एम्प्लॉइज के डेटा को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना। तो जाहिर सी बात है कि डी जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इससे मिलता जुलता हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वर्ड को देखें, जैसे मैंने पहले भी बात की, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो आप सुन के ही समझ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट पे काम किया होगा जहां पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड शो, स्लाइड का शो, कई सारी स्लाइड्स के जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए देखते ही, इससे आप गेस करने की कोशिश करो कि किस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो यानी कि हमने गेस करा कि डी का 1 होना चाहिए, तो डी का अगर हम 1 मानते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। और अगर हम देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी बी का होना चाहिए 3, तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा थर्ड ऑप्शन। अब आइए बाकी ऑप्शंस को मिला करके देखते हैं कि वो सही बैठ रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ए का 4, तो ए है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, पब्लिश का क्या मतलब है, पहले समझते हैं। जब भी आप कोई बुक लिखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं तो उसे बुक का पब्लिकेशन कहते हैं। मैगजीन्स का भी पब्लिकेशन होता है। कोई भी आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसको भी आप पब्लिश करना कहते हैं। कंप्यूटर पे जिन सॉफ्टवेयरों पे आप कोई रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मदद करके आप पब्लिकेशन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मैगजीन आप बनाएंगे तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाएंगे। इसके बाद एक अननोन टर्म है, और मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अननोन टर्म को भी हम राइट मार्क कर सकते हैं अगर हमें बाकी सारे टर्म्स आते हैं। तो जैसे हमें बाकी सारे टर्म्स आते थे, अब ये जो अननोन टर्म है यहाँ पे इंटरफेस इंजन, ये भी हम आसानी से मिला लेंगे, यानी कि बाकी बचा सेकंड पॉइंट, है ना। तो सी का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इंटरफेस इंजन का मतलब है मैचिंग इलनेस टू सिम्टम्स, इलनेस जो आ रही है, जो बीमारी है, उसका लक्षणों से मिलान करना। अब ये एक नया टर्म है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इंटरफेस इंजन एक नई एआई टेक्नोलॉजी है मेडिकल की फील्ड में, जिसके अंदर किसी पेशेंट के सिम्टम्स को सुन करके मशीन बता देती है कि उसके अंदर क्या बीमारी हो सकती है, उस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है। अब आप लोगों ने ये जोक तो सुना ही होगा कि अगर मैं कोई भी सिम्टम गूगल पे डालता हूँ तो उसमें लिख के आ सकता है कि यू हैव कैंसर, है ना। तो अगर हम ये भी डाल देंगे कि सर में दर्द है तो लिख के आ जाएगा कैंसर। तो क्या ये वो चीज़ है? नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। इंटरफेस इंजन बेसिकली जैसा आप सबको पता है सभी एआई और मशीन लर्निंग के तरीके से डेटाबेस पे काम करता है, और इसके अंदर अगर लॉन्ग हिस्ट्री जो है किसी पेशेंट की डाली जाए, बचपन से लेके अभी तक उसको कब कब क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस मौसम में उसकी तबीयत खराब होती है, क्या क्या उसको हेल्थ इश्यूज पहले हो चुके हैं एंड सो ऑन, तो उस डेटा के आधार पे जब आप उसे नए सिम्टम्स बताओगे कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो काफ़ी एक्यूरेटली आपको आपकी इलनेस बता देगा। तो ये नया टर्म है, आई होप इससे आपको समझ में भी आ गया होगा, और सही जवाब यहाँ पे 3 है। ये अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है और आईसीटी के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक में से है, और ये है स्टोरेज। तो स्टोरेज अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने अपने कोर्स में बात करी है, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कहता है द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर्स इज ब्लू-रे डिस्क। कह रहा है कि अगर आपको किसी नेटवर्क में या क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव करना है तो सबसे अच्छा
जो डेटा स्टोरिंग टेक्नोलॉजी है वो है ब्लूरे डिस्क के फॉर्म में। जिनको नहीं पता है, ब्लूरे डिस्क एक प्रकार की ऑप्टिकल ड्राइव होती है, जैसे एक सीडी ड्राइव होती है उसी तरीके की एक ब्लूरे ड्राइव होती। तो क्या ये बेस्ट तरीका है स्टोरेज का, अगर हम बात करें नेटवर्क सर्वर या फिर क्लाउड स्टोरेज में? तो जवाब है नहीं। प्रेजेंट डेट में जो बेस्ट तरीका है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडी। फ्यूचर में बदल सकता है बट प्रेजेंट में ये बेस्ट तरीका नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिस्क विच कैनॉट हैव डेटा अपडेशंस इज कॉल्ड सीडी रोम। कह रहा है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क यानी एक गोल डिस्क जो कि डेटा स्टोरेज में काम आती है, एक ऐसी डिस्क जिसमें डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, जिसमें एक बार डेटा पड़ जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ऑप्टिकल डिस्क का नाम होता है सीडी रोम। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, या फुल फॉर्म अगर आप ऐसे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका फुल फॉर्म है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली का ही अपने आप में मतलब है कि एक बार अगर डेटा फीड कर दिया गया तो आप उसको बस रीड कर सकते हो, उसे राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब उसे एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइस, ये लेटेस्ट सवाल है दिसंबर 2023 से, और ये काफ़ी बच्चों के लिए इजी है और काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही टफ है। और ये सवाल है हमारा नंबर सिस्टम से, और ये कन्वर्जन का सवाल है। दो स्टेटमेंट के माध्यम से दो अलग अलग सवाल हमको दिए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि जो एक हेक्सा डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है, क्या डेसिमल का इक्विवेलेंट उसके बराबर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं। जैसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है अगर हेक्साडेसिमल में 21 लिखा हुआ है तो क्या वो 541 के बराबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और सेकंड स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा है कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल के को पूछा गया है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है। आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? इस सवाल को करने से पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले उसको सीखें, उसके बाद ये सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको ये बात आती है उनके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बाइनरी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल से सवाल कर लेंगे। देखो भाई, जो नियम वहाँ लगते हैं, अगर वो नियम आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं, आप उन सवालों को करने में कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो वही सेम नियम से भले हेक्साडेसिमल हो भले ऑक्टल हो वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली। लेकिन अगर आप बाइनरी वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये सवाल आप ना कर पाए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर बाइनरी में ही है तो यहाँ पे तो खेल थोड़ा सा बदलेगा ही, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पे भी हो जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर कि आपका बाइनरी वाला मामला अच्छा है और तब आप इस सवाल को कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कन्वर्जन आपको करना पड़े हेक्साडेसिमल डेसिमल वगैरह का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप डेसिमल का नंबर उठा के उसे किसी और नंबर में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेसिमल में जो आप कन्वर्जन करते हैं वो आपको ज़्यादा ईजी हमेशा पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 देखें तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल के जो दो नंबर दिए हैं ये बराबर हैं या नहीं आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल के नंबर को उठाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में और देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आप पूछ रहा है 21E, अगर लिखा है 21E हेक्साडेसिमल में, तो क्या डेसिमल में ये 541 होगा? आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इसको करने के लिए हम सबसे पहले 21E दूर दूर लिख देंगे। तो जैसे मैंने बोला, जो हम काम बाइनरी में करते हैं, बाइनरी से डेसिमल बनाने में करते हैं, वही काम हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करेंगे। बस जहां जहां आप 2 लिखते थे वहां 16 लिख देंगे, दैट्स इट। वैसे ही अगर ऑक्टल होगा तो 8 लिख देंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना है, नियम सेम वही लगेगा। तो सबसे पहला काम 21E हमने दूर दूर लिख दिया। अब इन सब के नीचे 16, 16 और 16 लिख देंगे, वेरी इजी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भैया ये ई का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ ई का क्या मतलब है। सबसे पहले आप ई को यहाँ पे डेसिमल में बदल लो, है ना। तो कैसे बदलोगे, हमें पता है हेक्साडेसिमल में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं A B C D E F,
सबसे पहले समझो कि इनका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होता है। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12 एंड सो ऑन, है ना। डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14। तो ई का मतलब अगर 14 होता है डेसिमल में तो आप ई की जगह यहाँ पे 14 लिख दो, वेरी इजी। अब नीचे जो आपने लिखा है 16 16 16, वहां पे आप इनकी पावर लगाओ, 0 से स्टार्ट करो और बढ़ाते जाओ। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। तीसरा स्टेप, अब ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं इनको आपस में आप गुणा करो। तो 14 इंटू 16 की पावर 0, आंसर आएगा 14। 16 की पावर 1 इंटू 1, आंसर आएगा 16। एंड 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 इंटू 2, तो 16 की पावर 2 कितना होता है 256। 256 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 512। एक सेकेंड, 512। अब आपको क्या करना है, सेम वही जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो, इन सबको प्लस कर लो। तो कितना आ जाएगा 16 और 14 हो जाएगा 30, 30 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 542 और यहां दिया है 541। तो ये आ गया हमारा बेस 10 का नंबर जो कि 542 है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, कोई भी कठिन चीज नहीं है, बस जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल ये अच्छे से आए, वरना कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। और अगर इस बार के लिए आप लोग नहीं पढ़ पाए हो तो मैं कहूंगा कि इस पे ध्यान मत लगाना इस क्वेश्चन को, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगली बार के लिए इसको रखना। अगला स्टेटमेंट भी सेम यही है, इनको भी आप जल्दी से कन्वर्ट करके देख लो। जैसे मैंने बोला डेसिमल में कन्वर्ट करके ले आओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ हेक्साडेसिमल में लिखा है 101, अगेन दूर दूर लिख लिया और 16 से गुणा कर दिया, पावर लगा दी 012। अब यहाँ पे आप गुणा करके ले आओ तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 256 आ जाएगा। इन सबको आपस में प्लस कर लो, आ जाएगा 257। तो क्या 257 आ रहा है? जी हाँ 257 आ रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा गया है। आईसीटी से क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा गया है, जैसे OCR, OMR, RFID एंड MICR। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो लगभग हर साल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए इनको हम समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले है OCR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जो आप OMR यानी कि जो आप गूगल लेंस ऐप का यूज़ करते हो, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप स्कैन करते हो, जिसकी फ़ोटो लेते हो, तो उसका टेक्स्ट जो होता है रीडेबल फॉर्म में आपके फ़ोन में आ जाता है। यानी कि यानी कि जो आपके प्रिंट आउट पे लेटर्स हैं, जो शब्द लिखे हैं, उसको जब आपका फ़ोन कैप्चर करके कॉपी पेस्ट कर लेता है तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि ऑप्टिक्स से, लेंस से, कैमरे से कैरेक्टर्स को, ABCD वगैरह को पहचान लेना। उसके बाद है OMR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो जो OMR शीट आपकी एग्जाम में भी यूज होती है, वो मशीन में डल जाती है और मशीन जो है वो मार्क को रीड करती है। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो जब कोई मशीन रेडियो की फ्रीक्वेंसी को समझती है तो उसको हम RFID टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके वॉकी टॉकी में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। मॉल में जो कपड़ों में टैग्स लगे होते हैं, जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो उन टैग्स को निकाल लिया जाता है, उनमें भी वो टेक्नोलॉजी होती है, ताकि अगर कोई कपड़ा अपने पर्स में डाल के चोरी करके ले जाए तो उसमें जो टैग लगा रहता है RFID वाला, वो बीप कर जाएगा। आपने देखा होगा किसी भी शोरूम के एंट्री पे 2 पिलर लगे होते हैं, तो वो RFID टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और किसी कपड़े में अगर वो प्लास्टिक का टैग है और वहाँ से आप जाने की कोशिश करेंगे तो वो बीप कर जाएगा, है ना। और इसके अलावा MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक के चेक्स में एक प्रकार की मैग्नेटिक इंक से चेक नंबर लिखा रहता है बॉटम में, जिससे कि बैंक पहचान जाता है कि ये चेक ऑथेंटिक है ना, उसकी जालसाजी नहीं की जा सकती। तो बस जो मैंने आपको बता दिया उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल पेन मार्क्स।
पेंसिल और पेन के मार्क्स कौन यूज करता है? OMR टेक्नोलॉजी यूज करती है ना। अगर देखा जाए तो इसी से आपका हो जाएगा कि B का 1 होगा, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन में ही आ रहा है, बट सारे देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सिस्टम दैट रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड इन स्पेशल इंक, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर रिटन इन बॉटम ऑफ बैंक चेक। तो मैंने आपको बैंक चेक पहले ही बता दिया, मैं ये बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिसंबर 2023 का, उसमें भी सेम डेफिनेशन के साथ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आया। तो बैंक चेक्स आपको पता है कि हमारा MICR कोड उसका हो जाएगा। रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रेडेबल फॉर्म, है ना। तो हार्ड कॉपी में जो डेटा है उसको स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से, और पूरा जो है कॉपी पेस्ट के फॉर्म में वो आपके उसमें आ जाए, तो ये हमारा OCR हो जाएगा। और अगला बचा यूज ऑफ मिनट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेनिंग माइक्रोचिप एंड एंटीना कैन रीड फ्रॉम डिस्टेंस अप टू फ्यू मिनट्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुछ ही मिनटों में कुछ दूरी पे रखे हुए डेटा को भी रीड कर लेती है, जैसे मैंने आपको मॉल वाला एग्जांपल दिया, तो वो हमारी हो जाएगी RFID टेक्नोलॉजी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ICT में डेटा स्पीड से है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और इसको आपको भरना है कि किसके बाद क्या आएगा। तो जैसे बिट है, बिट के बाद 2 ब्लैंक्स हैं, फिर लिखा है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद 2 ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद लिखा है टेराबाइट्स। तो अगर आपने पढ़ा है मेरे से तो आपको पता होगा कि कैसे जो हमारा फाइल्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, या जो हमारा इंटरनेट का डेटा होता है, उसको मापने की इकाई है, सबसे छोटी इकाई दी है, और धीरे धीरे आपको बड़े होते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको फिल करना रहेगा बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड निबल। तो जैसा आपको पता है बिट के बाद आता है निबल, तो यानी कि D पहले आ जाएगा। निबल के बाद आता है बाइट, तो यहाँ पे उसके बाद A आ जाएगा, और बाइट के बाद आ जाएगा हमारा किलोबाइट, है ना। तो किलोबाइट आ गया, किलोबाइट के बाद हमारा आता है मेगाबाइट, तो मेगाबाइट यानी उसके बाद C आ जाएगा। मेगाबाइट के बाद आ जाता है गीगाबाइट, तो उसके बाद B आ जाएगा, और फाइनली आ जाएगा टेराबाइट। तो किसी भी ऑप्शन में अगर D, A, C भी लिखा है तो वो सही ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। – 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ICT में ये जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, इसी में से आया है। सरल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पूछ रहा है ए कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी यूज होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन रैम और रोम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रोम इज आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रोम के बारे में, ये 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से पॉइंट रोम के लिए, रीड ओनली मेमोरी के लिए हैं। सबसे पहला कह रहा है इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर करंटली इन यूज। जो भी प्रोग्राम का डेटा अभी करंटली कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जा रहा है उसको ये स्टोर करता है। तो अगर आपने पढ़ा है मेरे से ICT कोर्स में, तो आपको पता है ये बात लागू होती है रैम के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी में करंट डेटा होता है, रोम में नहीं होता। इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। ये कब यूज होता है? जब कंप्यूटर को पावर देते हैं, या इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूट प्रोसेस। कंप्यूटर को जब हम बूट अप करते हैं तब ये रोम यूज होती है, तो ये सही बात है। तीसरा, इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। और पावर को अगर काट भी दिया जाए या कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिया जाए, तब भी रोम के अंदर जो डेटा है, ये पॉइंट कहता है कि वो रिटेन रहता है, मतलब सेव्ड रहता है, और ये भी बात सही है। इसका मतलब B और C पॉइंट यानी 4th ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ICT से, और कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉनिटर्स एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रिंटर्स। तो प्रिंटर से ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ लिखा है N dash allows a user to write on surface using a pen। कह रहा है कोई ऐसी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो पेन के द्वारा
जो है उस डिवाइस के सरफेस पे या सतह पे लिख पाए। तो आप ऑप्शन देख लें कौन सा हो सकता है भाई, इंकजेट, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, लेजर, रोटेटिंग एंड थर्मल बबल। तो बहुत आसान है भाई, आप सबने भी स्मार्ट बोर्ड तो देखे ही हैं, है ना। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड वो स्मार्ट बोर्ड ही होता है जो कि आजकल बहुत चलन में है और वीडियोस में जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो बी पॉइंट पहला होगा। और जाहिर सी बात है क्लेवर ट्रिक ये भी है जो हिंदी में नहीं आपको काम आएगी कि एन लगा है। एन लगा है मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इसके शुरुआत में वॉवेल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरैक्टिव बोर्ड की शुरुआत में वॉवेल भी आता है ना। तो थोड़ा और श्योर हो जाता है कि इंटरैक्टिव बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड द टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स कैन देन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, मतलब उस पर आप लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एन डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश एंड पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, है ना। तो पीजोइलेक्ट्रिक हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो, है ना। जरूरी भी नहीं है कि हमको हर एक चीज आईसीटी में पता हो, हमें जो पता है उससे आइडिया लगाना होता है कि इसका क्या मतलब होगा। ओके, तो क्या कह रहा है कि अ डैश प्रिंटर यानी कि एन डैश प्रिंटर, अगेन एन लिखा है तो एक क्लेवर ट्रिक हो सकती है जिससे आप आइडिया लगा ले कौन सा प्रिंटर की बात कर रहा है। बट यहाँ पे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रिंटर का क्या यूज होता है। तो प्रिंटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर, और एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ट्रेन की टिकटें या कोई बिल वगैरह आपने बिजली का देखा होगा जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपा होता है। तो डॉट मैट्रिक्स से कैसे आप पता लगाओगे डॉट मैट्रिक्स की लिखाई है, जब लेटर्स जो होते हैं वो डॉट से बने हुए हो, है ना। तो मैं मान लीजिए मुझे लिखना है डॉट, तो डॉट को मैं ऐसे डॉट डॉट करके लिखूँ DOT। तो आपने देखा होगा ट्रेन की टिकट, या बहुत खचखच आवाज़ भी करता है ये प्रिंटर, है ना। या कोई बिजली का बिल वगैरह कभी कभी इस प्रिंटर से छप के आता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स होता है। फिर उसके बाद फोटोकॉपी की जो मशीन आपने देखी है वो लेज़र प्रिंटर होती है। लेज़र प्रिंटर की खास बात है कि ड्राई इंक यूज़ करता है और इसमें एक रोलर लगा होता है। तो आपने देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन ख़राब हो जाती है, फोटोकॉपी वाले भैया जब खोलते हैं अपनी मशीन को तो एक रोलर निकलता है जिसमें पेज फंसा होता है, तो वो ड्राई काली इंक उसमें होती है और रोलर यूज़ होता है। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक डलती है सबसे पहले, ड्राई इंक नहीं डलती। और इसके अलावा इसमें जो है कलर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, कलर्ड कॉपी सस्ती पड़ती है इससे। तो ये इंकजेट प्रिंटर है ना। तो इंकजेट प्रिंटर बेसिकली जो होता है वो एक हार्ड कॉपी निकालता है यूजिंग जिसको हम कह सकते हैं थर्मल बबल, यूजिंग थर्मल बबल एंड पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो ये जो लिक्विड इंक की टेक्नोलॉजी होती है उसका ये एक आप कह लो कि फैंसी नाम है ना। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आएगा, और थोड़ी सी अगर क्लेवर ट्रिक या एन लगा है तो वॉवेल वाला ही एक प्रिंटर का टाइप आएगा। ओके, अगला है अ डैश प्रिंटर यूजेस अ ड्रम, डैश ड्रम एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कौन सा प्रिंटर है जिसमें ड्रम या रोटेटर लगा रहता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया लेजर प्रिंटर, है ना। तो लेजर प्रिंटर, बाकी क्या बचा रोटेटिंग। लेजर प्रिंटर यूज द रोटेटिंग ड्रम, एक रोटेट होता रहता है ड्रम और उससे वो ड्राई इंक से छपाई करता रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है, आईसीटी सेक्शन से अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर दिए हैं और इन्हें हमें मैच कराना है। देख लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है अगर आपको सारे लगभग हार्डवेयर के बारे में मालूम है। तो यहाँ देख लेते हैं, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड माउस, और इनको मैच कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू एंटर अ हार्ड कॉपी इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर। ऐसा हार्डवेयर जिसको हम, जो हार्ड कॉपी है, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उसे कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे स्कैनर, जिससे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डाल देते हैं।
अगला पॉइंट, टू सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेन्यू इन अ सॉफ्टवेयर। तो ऐसा हार्डवेयर जिससे हम किसी सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग मेन्यूज हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से माउस जो होता है उसको मूव करके, जैसे आप देख सकते हैं मैं पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो इससे हम अलग अलग मेन्यूज को एक्सेस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगला पॉइंट, टू इनपुट डेटा फ्रॉम अ फूड आइटम इन अ मॉल एट अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉस या पीओएस टर्मिनल क्या होता है? कैश काउंटर आप कह सकते हो कि किसी मॉल के अंदर जब हम वो डेटा जो होता है, मतलब जो सामान जो होता है कैशियर को देते हैं, तो उसका जो गन वगैरह होता है उससे वो स्कैन करके एंट्री लेता है उस सामान की। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है बारकोड रीडर, यानी कि जो आइटम्स पे सीधी सीधी लाइनें होती हैं उनको रीड करके वो उसका डेटा अंदर ले लेता है अपने कंप्यूटर में। अगला पॉइंट, टू क्रिएट अ वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन में वॉइस ओवर करना है, अपनी आवाज़ को अगर कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा? माइक्रोफोन यूज़ होगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा। और जाते जाते एक बार फिर भाई यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए डिस्काउंट आया है, जिससे आप सभी जो है अफोर्ड कर पाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को सेक्शन वाइज लगाना। तो एग्जाम से पहले जितना हो सके भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 10-12 घंटे भी लगा सकते हैं, 8 घंटे भी लगा सकते हैं, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, ताकि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो अधिक जानकारी के लिए जो ऑफर है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर ज़रूर से संपर्क करें। यहाँ आपको जो लिंक है या जो डेमो टेस्ट है कैसे एक्सेस करना है, इसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।